हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम मेड इजी में। तो आइए, आज आज की हम एग्ज़ाम मेड इजी में। तो आइए आज की हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज पूरी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं 10 क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका धन विधेयक से रिलेटिव। तो धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, लोकसभा में विधेयक के पारित न हो पाने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि धन विधेयक अगर लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो इसमें क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना ही पड़ता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति, दूसरा स्टेटमेंट है आपका, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना इसे पहले तो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब पहले ही एक तरह से आज्ञा ले ली गई है तो पुनर्विचार का तो कोई उठता ही नहीं है सवाल। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, जब इसे राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है तो इसे लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ही इसे प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये पूरी तरह से डिपेंड लोकसभा अध्यक्ष पर है। तो इस वजह से ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही कथन है वो बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया। और जो अनुच्छेद 51 है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, संसद संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि के क्रियान्वयन के लिए भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आप याद कर लें बिल्कुल। 253 के अंतर्गत यही सारी चीजें कही गई हैं कि वह क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर उन्हें क्रियान्वयन करनी है तो भारत के किसी भी भाग, चाहे कोई भी हिस्सा हो, चाहे पूरा भारत क्यों ना हो, पर एक तरह से कानून बना सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाते हैं। और इस अनुच्छेद को आप अपने दिमाग में रख लें, ये अक्सर याद होना चाहिए आपको। एक तरह से ये मान के चलिए लगभग 249, 50, 51, 52, 53 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और हमारी पॉलिटी की जो एक सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको अनुच्छेदों के बारे में ही डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। देखिए, जैसे पहला है आपका क्षेत्रीय परिषदें। क्या ये क्षेत्रीय परिषदें 1956 में छठे संशोधन द्वारा निर्मित संवैधानिक निकाय हैं ये क्षेत्रीय परिषदें? और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, नीति आयोग जो है वैधानिक निकाय है। और तीसरा है आपका, सहकारी समितियां जो है संवैधानिक निकाय हैं। और चौथा है आपका, प्रशासनिक अधिकरण संविधान के अनुच्छेद के तहत संवैधानिक अधिकरण है। तो इसमें से सही बताना है कौन सा सही है। देखिए, सहकारी समितियां, आपको पता होगा कि ये सहकारी समितियां जो हैं बिल्कुल संवैधानिक निकाय हैं। इनके बारे में आपने भाग 9 खा सुना होगा। भाग 9 खा जो कि अभी जोड़ा गया है, तो उसके अंतर्गत सहकारी समितियां आती हैं। प्लस अनुच्छेद 42 खा है या फिर 42 43 खा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, उसमें दिया गया है इसके बारे में, सहकारी समितियों के बारे में बाद में जोड़ा गया है। और आपको पता होगा प्रशासनिक अधिकरण जो है वो भी संवैधानिक अधिकरण है। इनके बारे में अलग से अमेंडमेंट किया गया है। तो ये दोनों ही हैं। और आपका इसका भी पता है, नीति आयोग जो है वैधानिक अधिकार है, वैधानिक निकाय है। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4 हो। अगर 2, 3, 4 होता तो वो ऑप्शन सही होता, यानी अपने आप में ये ऑप्शन सही है। और पहला आपको पता है, क्षेत्रीय परिषदें जो है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आती हैं। जो अंतर्राज्यीय जो परिषदें हैं वो होती हैं संवैधानिक निकाय। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। तो देखिए, पहला हट जाएगा। तो देखिए, ये वाला हट गया, ये अपने आप में हट ही गया, और ये हम अपने आप में हट गया। अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बचा ये, तो ये सही हो जाएगा। देखिए, भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला है आपका,
महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो आपको पता होगा, अपने आप में गलत हो गया। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं। और दूसरा क्या है? महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 साल निर्धारित है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दी, प्रसाद पर्यंत तो है, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है इसकी। तो ये अपने आप में गलत हो जाता है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट। और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है। बिल्कुल सही है ये। और लास्ट है, चौथा स्टेटमेंट है, मान्यवादी को संसद के एक सदस्य के रूप में उपलब्ध सभी विशेषाधिकार और अनुमतियां प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है। आपको पता होगा, संसद में बहस जो होती है उसमें मान्यवादी को बैठने का भी उसमें अधिकार है। तो ऑप्शन हमारे तीसरा और चौथा सही है, तो ये वाला आंसर हो जाता है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है आपका, संविधान संशोधन विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है। तो आपको पता होगा, ये संविधान संशोधन विधेयक चाहे निजी सदस्य हो चाहे सरकारी सदस्य हो, और आपको पता होगा निजी सदस्य किन्हें कहते हैं? जो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं निजी सदस्य। चाहे वो सरकार के यानी कि जो पार्टी सत्ता में है उसके हों, चाहे जो पार्टी सत्ता में नहीं है उसके भी हों। तो ये कोई भी पेश कर सकता है ऐसे संविधान संशोधन विधेयक को, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक ये फैक्ट भी सही है, क्योंकि इसे चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में आप पेश कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? दूसरा स्टेटमेंट है, यदि एक संविधान संशोधन विधेयक संविधान के संघीय चरित्र में बदलाव से संबंधित है, तो इसकी आधे से अधिक राज्य के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से पुष्टि हो जानी चाहिए। तो देखिए, आपको पता होगा कि संघीय चरित्र में बदलाव, ये तो ठीक है, संघीय चरित्र में बदलाव से संबंधित है, तो इसकी आधे से अधिक राज्यों को होनी चाहिए, लेकिन विशेष बहुमत से नहीं, ये होना चाहिए साधारण बहुमत से। ये बहुत ही थोड़ा डीपली है, इसे जानना आपको जरूरी है। तो अपने आप में जो है कौन सा स्टेटमेंट बचता है? केवल पहला। तो ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। देखिए, किसी राज्य के उपराज्यपाल को किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रहने के लिए उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां वह नियुक्त किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, सुप्रीम कोर्ट के लिए स्थापित प्रावधान के विपरीत भारत के संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रख्यात विधिवेत्ता होने को योग्यता के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। तो इसमें जो है यही सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई जो थोड़ा सा उलझाऊ है ये पोर्शन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला है आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तब। दूसरा है आपका, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने में जब उसे समाधान हो जाता है कि उसने विधानसभा का विश्वास खो दिया है। तीसरा है आपका, विधानसभा द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के विचार विमर्श सुरक्षित करना। तो ये तीनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिन पर राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए, सुमेलित कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो होती है वो एक्चुअल में होती क्या है? ऐसी सब्सिडी जो व्यापार संतुलन को बाधा पहुंचाती है, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। सब्सिडी जो होती है वो आपको जान लेना चाहिए कि व्यापार संतुलन को जो है बाधा तो कभी नहीं पहुंचाएगी, एक तरह से ये ध्यान में रखना है। और ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? उत्पादन को सीमित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। तो ये बिल्कुल सही है, उत्पादन को सीमित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली सब्सिडी जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहलाई जाती है। अंबर अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है क्या है? ऐसी सब्सिडी जो व्यापार संतुलन को बाधा नहीं पहुंचाती है। तो ये जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है ये आपकी संतुलन में बाधा पहुंचाती है, ये ध्यान में रखना है। तो अपने आप में बचा कौन सा? ये वाला सही है दूसरा, तो इस वजह से आंसर इसका ये हो जाता है।
और इसका डिस्क्राइब जो है डिस्क्रिप्शन